हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम देखें तो इस चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता क्या है। कि जब किसी एक जगह पर एक के बाद एक लगातार कंटिन्यू वे में बहुत सारी इंडस्ट्री लगने लग जाएं, तो उस प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ऐड होती हैं। हम इस चैप्टर को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे आपको पेज बाय पेज सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो बिना देरी करते हुए हम जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले पेज पर देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है। तो अगर हम इस इमेज की बात करें तो ये डॉन ऑफ द सेंचुरी ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी है न्यूयॉर्क के अंदर। वहाँ की एक कवर है, ये कवर पिक्चर है उस म्यूजिक कंपनी की, जिसमें आपको दिखाया हुआ है डॉन ऑफ द सेंचुरी। यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक पीछे बहुत सारी मशीनें और बीच में एक देवी दिखाई दे रही है, जो हम बोल सकते हैं कि द गॉडेस ऑफ प्रोग्रेस जो है आपको दिख रही है, गॉडेस ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये विकास की देवी हैं एक तरीके से, और जिन्होंने बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले रखी हैं, लाइक वरदान टाइप में दे रखा है कि नई मशीनें आ रही हैं, नई इंडस्ट्री लग रही हैं, सब इंडस्ट्री नई नई सेट हो रही हैं, लोग कमा रहे हैं, बहुत अमीर हो रहे हैं। तो इन सब चीजों के बारे में इस इमेज में दिखाया गया है, नई नई इन्वेंशंस के बारे में बताया गया है। एक बात और मैं बता दूं कि अगर हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं और हमें वो चीज होती हुई दिखाई दे रही है तो हमें वो मैजिक लगेगी, क्योंकि हमने उसको होने के पीछे लॉजिक नहीं समझा कि वो चीज क्यों हो रही है। लेकिन जब हम किसी चीज के होने के पीछे लॉजिक को समझते हैं तो वो मैजिक साइंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंखा चल रहा है, हमें नहीं पता वो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो सिंपल वो मैजिक है। लेकिन अगर हम उसकी साइंस के पीछे जाएंगे, लॉजिक के पीछे जाएंगे कि व्हाई इट इज रनिंग, तो हमें समझ में आएगा कि ये साइंस है। तो मैजिक और साइंस में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस हमें पता है तो वो साइंस है और पता नहीं है तो वो मैजिक है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ईटी पॉल एक म्यूजिक कंपनी है सन 1900 में, जिसने एक म्यूजिक की किताब अपनी छापी थी, और इसका जो एक कवर ये है जो दिखा रखा है, ये एक तरीके से नई सदी का मतलब दौर है, नई सेंचुरी की शुरुआत है। द डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया था मतलब इस इमेज ने। जैसा कि आप मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इमेज के जरिए एक मतलब मैसेज दिया जा रहा है। एक देवी एक गॉडेस टाइप में है, यह इस देवी के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। इसको प्रोग्रेस की देवी या फरिश्ता की देवी कहा जाएगा। उसका एक पांव जो है पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, और ये पहिया जो है टाइम का सिंबल है, टाइम का प्रतीक है। और उसकी उड़ान जो है फ्यूचर की तरफ है, कि ये जो पैर आपका लगा हुआ है एक फरिश्ते की तरफ, तो ये फ्यूचर की तरफ उड़ता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे उन्नति तैर रही है, मतलब प्रोग्रेस जो इसके पीछे फ्लो कर रही है। इसमें रेलवे, कैमरा, मशीन और प्रिंटिंग प्रेस और बहुत सारी फैक्ट्रियां दिखा रखी हैं। तो हम बात करें मशीन और तकनीक का, यह महिमंडल एक मतलब एक ऐसी इमेज है जो उस समय की नहीं, ये आने वाले समय को दिखा रही है। तो ये जो इमेज है ये मतलब बताती है कि 100 साल के बाद दुनिया कैसी हो जाएगी, हमें कैसी लगेगी। तो इस इमेज के बाद अगर हम दूसरी इमेज की बात करें तो इसमें आपको दो जादूगर दिखाई देंगे, ये आपको अगले पेज पे दिख जाएगी इमेज। तो इसमें अगर हम ऊपर वाले इमेज को देखें तो इसमें हमें ओरिएंट मतलब इस पुराने जमाने की एक इमेज दिखाई देगी। इसमें अलादीन टाइप का आपको अलादीन और उसका चिराग दिखाई देगा, और ये दिखाई दे रहा है कि अलादीन और उसके चिराग ने पैलेस को बना दिया है। और उसी के इमेज के नीचे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक मॉडर्न जमाने का मैकेनिक,
जो अपने मॉडर्न समय के टूल्स को यूज कर रहा है और एक जादू जैसा कुछ दिखा रहा है। तो बेसिकली मैजिक और साइंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। मैजिक वो जब होगा जब अलादीन चुटकी बजाएगा और एक महल बना देगा, और लॉजिक और साइंस ही होगी कि जिसमें एक मैकेनिक बहुत सारे टूल्स का यूज करके एक बड़ा सा पैलेस बनाएगा। बस मैजिक जब ही हो जाता है, और टेक्निकली देखा जाए तो जो लॉजिक होता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन रियल प्रैक्टिकल लाइफ में मैजिक जैसी कोई चीज नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। लेकिन हाँ, टूल्स के जरिए हम वो मैजिक दिखा सकते हैं जो मैजिक फेक होते हैं, वो रियल भी दिखा सकते हैं, बस उसमें टाइम लगता है, स्किल लगती है और मेहनत लगती है। तो हमने देखा कि मॉडर्न जमाने में अपने टूल्स को यूज करके वो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बहुत सारे शिप बना रहे हैं, बहुत सारे पैलेस बना रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अलाउद्दीन को देखें तो ये ईस्टर्न कंट्रियों को दिखाता है, और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो वेस्टर्न कंट्री को दिखाता है। अलाउद्दीन एक तरीके से ट्रेडिशनल और पुराने जमाने का है, और अगर हम वेस्टर्न की बात करें जहां मैकेनिक हैं तो वो थोड़ा सा मॉडर्न दिखाई देता है। तो ये जो इमेजेस हैं ये एक तरीके से हमें फ्यूचर के बारे में बताती हैं कि कितना मॉडर्न होने वाला है। अगर हम इस गाथा में मॉडर्न वर्ल्ड की इमेजिनेशन करें तो हमें एक इस तरीके का वर्ल्ड दिखाई देगा जिसमें हमें बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी इंडस्ट्री, रेलवे और बहुत सारी ट्रेनें दिखाई देंगी। तो हम इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का क्या दौर था, अब का क्या दौर है, और आने वाले समय में क्या दौर होगा। अब हम बात करें तो ये जो इमेज हैं और इनके जो रिलेशन हैं वो अब जो है हमारी लाइफ से जुड़ने वाले हैं, अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एक बात पूछते हैं कि क्या आप भी तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं? हालांकि हम जानते हैं कि तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो उससे हम मॉडर्न तो होते हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर मैं पूछूं तो क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण या फिर ऊंची ऊंची इमारतों का जो निर्माण है वो सोसाइटी को तो डेवलप करता है, लेकिन क्या कहीं कुछ नुकसान भी करता है? ये आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको लगता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे बात करें तो ये जो इमेजेस हैं ये कैसे हैं, किस तरीके से हम अलादीन के समय से आगे बढ़े और मैकेनिकल फॉर्म में लॉजिकली हम सोचने लगे, क्या रिलेशन रहे, कौन कौन सी इमेज रही, किन चीजों ने हमें डेवलप किया, किन चीजों ने हमें पुश किया कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े। क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के निर्देश बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? क्या हम आज भी बोल सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिसकी वजह से हम आज इतने मॉडर्न हैं, या फिर इसके उल्टा कि हमने एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर दिया? अगर हम बात करें औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों की लाइफ में क्या असर पड़ा है, ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें इस चैप्टर को समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्त, बिना देरी करते हुए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, और इसके स्टार्टिंग का टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो टॉपिक है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का टाइम। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी एक टाइम था जिस टाइम को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते थे। अगर बात करें तो औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन को अक्सर हम इंडस्ट्री के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती है इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। ये बात सही है। जब हम इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा मोटिव जो होता है वो फैक्ट्रियों में होने वाले प्रोडक्शन से होता है, और जब हम इंडस्ट्री के जो लेबर होती हैं उनकी बात करते हैं तो हमेशा हमारा मतलब उन लोगों से होता है जो इंडस्ट्री के अंदर मजदूर काम करते हैं। या हम इंडस्ट्री की हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री की हिस्ट्री से पहले हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले उन इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले थी, यानी कि
वो इंडस्ट्री जो इस प्रोसेस से पहले थी, जिनमें शायद इतनी मशीनें नहीं थी, जो शायद इतनी मॉडर्न नहीं थी, इतनी टेक्निकली नहीं थी, इतनी इन्वेंशंस नहीं हुई थी उस समय पे, लेकिन फिर भी काम थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियों में होता था। तो ऐसे समय को हम आदि औद्योगिकरण या फिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ऐसी सोच में एक प्रॉब्लम आती है। अगर हम बात करें इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की फॉर्मेशन से पहले, स्टैब्लिशमेंट से पहले ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडस्ट्रियों के अंदर प्रोडक्शन होता था। बता दो, ये प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, ये बात भी मैं बता दूं। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो इस बात को, इस प्रोसेस को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। उनका कहना था कि प्रोडक्शन तो होता था, इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन तो होता था, लेकिन वो प्रोडक्शन फैक्ट्रियों में ना होकर कहीं और होता था। कहाँ, उसके बारे में हम चैप्टर में आगे देखेंगे। तो अगर हम 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप के सौदागरों गांव की तरफ रुख करने लगते हैं, यानी कि जो यूरोप थे और वहां के जो शहर थे, वहां के जो सौदागर यानी कि जो ट्रेडर है, वो गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए प्रोडक्शन करवाते थे। सिंपल सी बात है दोस्त कि अगर यहाँ पर मुझे काम करवाना है, मैं एक इंडस्ट्री खोल रहा हूँ, मुझे पता है कि ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्री खुली हुई हैं, तो मैं अपनी इंडस्ट्री वहां पर चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करूंगा, क्योंकि मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये भी है कि मैं शहर में इंडस्ट्री ना खोल के अपना एक हेड ऑफिस खोलूं और उसके लिए जो प्रोडक्शन है वो मैं शहर में किसी को ना देके गांव में लोगों को देने लगूं। गांव गांव जाऊं और लोगों को काम दूं और उन्हें समय दे दूं, टाइम दे दूं कि 1 महीने में मुझे इतना काम चाहिए, अपनी पेमेंट एडवांस पकड़ो। तो ये मेरे लिए ज्यादा बेटर था, बजाय कि मैं शहर के अंदर अपना बिजनेस करूं, क्योंकि शहर के अंदर ऑलरेडी बिजनेस बहुत ज्यादा थे, ऑलरेडी शहर भरे पड़े थे। नए बिजनेसमैन को शहर में बिजनेस लगा पाना बहुत ही मुश्किल था। तो ऐसी सिचुएशन में वे शहर के आउटसाइड गांव में जाते थे और वहां पर लोगों को काम और पैसा और समय देकर आते थे। लोग जब उस समय के अंदर सारा काम कर लेते थे, तो काम करने के बाद वो अपना जो सामान बनाते थे, वो सारा सामान उनके मालिकों को देकर नया सामान ले लेते थे बनाने के लिए। तो इस तरीके से जो है काम हो रहा था। ऐसे में किसानों और कारीगरों को पैसा देते और उनसे इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो था प्रोडक्शन करवाते थे। उस समय अगर हम वर्ल्ड ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्ल्ड ट्रेड पूरी दुनिया में हो रहा था। हम बात करें, नई नई कॉलोनीज जो है वो पूरी दुनिया में सेटअप हो रही थी, जिससे चीजों की डिमांड हो रही थी। अब जब चीजों की डिमांड होगी तो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी डिमांड बढ़ेगी। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए सिर्फ शहरों में प्रोडक्शन हो पाए, सिटीज इलाके में प्रोडक्शन हो पाए, वो काफी नहीं था। इसी की वजह से उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए शहर के बाहर गांव में भी लोगों को काम देना शुरू कर दिया। तो वजह यही थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड काफी ताकतवर थे। मैंने तुम्हें बताया, गिल्ड्स मतलब वो लोग जो ट्रेड करते थे पहले से ही सिटी के अंदर। अब जो लोग पहले से ही मार्केट जमा के रखे हैं, उनके सामने नया बिजनेसमैन टिक नहीं पाएगा। तो ये गिल्ड्स जो होते थे अपना एक ग्रुप बना के चलते थे और गिल्ड से जुड़े जो प्रोडक्शन करने वाले लोग होते थे उनको ये ट्रेन करते थे और ट्रेन करने के बाद ये अपने पास ही उन लोगों को रखते थे और काम करवाते थे और प्रोडक्शन पर पूरा कंट्रोल रखते थे। साथ ही साथ प्राइस ना बढ़ जाए इस चीज को भी, या प्राइस ना घट जाए इस चीज को भी पूरे दिमाग में रखते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि कोई भी आके बीच में इनके साथ कंपटीशन करे। तो हर चीज अपने कंट्रोल में रखते थे। तो जो शासकों ने भी बहुत सारे गिल्ड्स को खास प्रोडक्शन के लिए अपने पास रख रखा था और उन्हें उस चीज की मोनोपोली दे रखी थी कि बड़े बड़े जो रूलर होते थे वो बोल देते थे कि तुम्हें इस चीज को प्रोड्यूस करना है और इसके अलावा कोई और नहीं करेगा। तो हमने इसका रिजल्ट ये देखा कि नए जो बिजनेसमैन थे, अब वो सिटी के अंदर अपना बिजनेस नहीं लगा सकते थे। तो हम बात करें गांव
गांव में फिर चले गए ये लोग। मैंने तुम्हें बताया कि जब नए बिजनेसमैन शहर में बिजनेस नहीं लगा सकते, शहर में इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, तो ऐसी सिचुएशन के लिए बिजनेस तो करना है, इंडस्ट्री तो लगानी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चीजों की डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई करके कौन पैसा नहीं कमाना चाहेगा। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए उन्होंने जो अपना काम था वो गांव में करवाना शुरू कर दिया। और क्या प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया। तो इसी व्यवस्था में शहरों और गांव के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो गया कि अब जो गांव होते थे और जो शहर होते थे उनके बीच एक रिलेशन बन चुका था। हर एक टाइम पीरियड के बाद गांव से शहर से मालिक लोग आते थे, गांव में गरीब लोगों को काम दिया करते थे, उन्हें पैसा दिया करते थे, उन्हें टाइम दिया करते थे, और एक टाइम पीरियड होने के बाद वो बना बनाया माल गांव के लोगों से लेकर दूसरा रॉ मटेरियल उन्हें दे देते थे ताकि वो आने वाले समय के लिए प्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे में क्या हुआ, ये काम शहरों की बजाय गांव में ज्यादा चलने लगा। तो इंग्लैंड के जो कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे। जो कपड़ा व्यवसायी यानी कि जो आपके क्लोथ ट्रेडर होते थे वो किनसे, तो वो स्टेपलर्स होते थे, उनसे ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वाले के पास पहुंचा देते थे। यानी पहले ऊन खरीदा, उसके बाद जो सूत काटेगा उसके पास उसे पहुंचा दिया। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों या फिर फुलर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। रंग साज मतलब सिंपल सी बात है, एक कपड़ा बनाने के लिए एक स्टेप नहीं, बहुत सारे स्टेप होते हैं। स्टेपलर से ऊन खरीदना, उसके बाद उसका सूत काटना, उसके बाद धागा बुनने के लिए बुनकरों को पकड़ना, फिर फुलर्स के पास लेके जाना, उनमें रंग करवाना, बहुत सारा काम होता था। और लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। जब कपड़ा बनकर तैयार हो जाता था तो लंदन में आता था वो फिनिशिंग के लिए। और इसके बाद निर्यातक यानी कि जो एक्सपोर्टर होते थे वो कपड़े को इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते थे। तो ये प्रोसेस समझने वाली बात है कि सबसे पहले स्टेपलर से ऊन खरीदी, उसके बाद सूत काटने वालों के पास उसे पहुंचा दिया, उसके बाद उसमें जो धागा मिलता था उसे बुनकर्स और फुलर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाता था, और फाइनली वो उसको बना के लंदन में भेजते थे जहां पर उसकी फिनिशिंग होती थी, और इसके बाद उसे पैक करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया जाता था। इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा था। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था। जो सौदागर यानी कि जो ट्रेडर थे इनका कंट्रोल था, और चीजों का उत्पादन कारखानों की बजाय अब कहाँ होने लगा था, गांव में। और गांव में कहाँ, घरों में। तो उत्पादन के यानी कि जो प्रोडक्शन का जो हर एक स्टेप था उसमें प्रत्येक सौदागर 20 to 25 मजदूरों से काम करवाता था। यानी कि एक कपड़ा बनाने के लिए 20 से 25 मजदूर काम करते थे। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर होते थे। यानी कि जो सौदागर वही लोग थे जो आपके गांव में अपना बिजनेस चला रहे थे, घरों में इंडस्ट्री खोल के बैठे थे, उनको काम दे रहे थे, और इनके पास 100 ऑफ लेबर होती थी और उनसे ये काम करवाते थे। तो अब जो है इस क्लास में मैं इतना ही कराऊंगा, लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडस्ट्री जो है वो और स्टेब्लिश होती हैं, और जो गांव में बिजनेस शुरू हुआ था ये आगे क्या मोड़ लेता है। तो इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।